आज 17 नवंबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स जीएसटी, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से पहले हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन जब से 1 अक्टूबर 2017 से जीएसटी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद से वन नेशन एंड वन टैक्स पूरे इंडिया में लागू हो चुका है। और ये जो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये ऑल सप्लाईज पे लगता है। ठीक है, मीन्स इसका टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? वो पॉइंट जिस पॉइंट पे टैक्स बेस्ड होता है। जैसे वैट था, वैट में जो टैक्सेबल पॉइंट होता था वो होता था सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, मेनली सेल ऑफ गुड्स ही इसमें यूज होता था, तो वैट का टैक्सेबल पॉइंट था सेल ऑफ गुड्स। ऐसे ही सर्विस टैक्स, क्योंकि सर्विस टैक्स कौन पे करता है? जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो इंस्टीट्यूशंस सर्विसेज रेंडर करते हैं। ठीक है, तो सर्विस टैक्स जो था उसका टैक्सेबल इवेंट था पॉइंट ऑफ सर्विस रेंडर। ठीक है, ऐसे ही एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का टैक्सेबल इवेंट था प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो मैन्युफैक्चरिंग में लगती थी, वो प्रोडक्शन में लगती थी। वैट लगता था गुड्स की सेल्स पे। सर्विस टैक्स होता था सर्विस को रेंडर करने पर। और कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। समझ गए? तो ये हमारा प्रीवियस जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर था, मतलब जीएसटी से पहले वाला जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था वो ये था, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ठीक है बेटा, इसके बाद मैंने आपको बताया कि किसी भी टैक्स का जो बेस होता है वो होता है टैक्सेबल इवेंट, मतलब कि किस पॉइंट पर टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो जीएसटी जो है हमारा, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। और सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड बोथ, दोनों चीजें, यानी कि गुड्स की सप्लाई भी, सर्विसेज की सप्लाई भी, और दोनों ही, यानी कि दोनों का मतलब गुड्स और सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई। तो सप्लाई में सारी चीजें आती हैं। अब देखो बेटा मीनिंग ऑफ सप्लाई, क्योंकि इस पे लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आता है एग्जाम में, इसलिए देखो मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, जीएसटी का स्कोप थोड़ा सा बड़ा है और उसमें ये सारी चीजें सप्लाई में अंडर में इन्होंने इंक्लूड कर दी हैं। सप्लाई इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल्स, लीज और डिस्पोजल ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन बाय द असेसी इज इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब अगर कोई असेसी, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, अगर कोई असेसी अपने गुड्स या सर्विसेज को अपने बिजनेस के एक्टिविटीज के रूप में, बिजनेस के रूप में उन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, बार्टर एक्सचेंज कर रहा है, लाइसेंस के तौर पे दे रहा है, या रेंटल दे रहा है, रेंट पे कर रहा है लीज का, और डिस्पोजल ऑफ गुड्स, या फिर उनको किसी और तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रहा है। लेकिन ये सारे के सारे वो अपने बिजनेस के कोर्स में कर रहा है, इन कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा है, तब वो सप्लाई माना जाएगा। तो दीज आर ऑल टैक्सेबल सप्लाई, और ये सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि जीएसटी इन पे लागू हो जाएगा। और जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई है, और सप्लाई में सारी चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई। अब ये देखो कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से आइटम्स या कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारी सप्लाई के स्कोप से बाहर हैं। इसी को नेगेटिव लिस्ट भी कहा गया है, नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई कहा गया है। तो देखो
नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई में नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज, यानी कि ये जो मैं अब आपको पॉइंट यहाँ पे आपको बताऊंगी, ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में इंक्लूड होती है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इंक्लूड होती है। ठीक है बेटा, तो ये चीजें इसी में भी इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी चीजें हैं वो, सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉइज टू द एम्प्लॉयर। अगर कोई एम्प्लॉइज अपने कंपनी को या अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं और बदले में वो क्या ले रहे हैं, सैलरी वेजेस ले रहे हैं, तो वो चीज सैलरी में सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगी। तो ना तो वो, क्योंकि वो एम्प्लॉइज है, ना तो वो गुड्स को और ना वो सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ सर्विस रेंडर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर को, अपनी कंपनी को, और बदले में उनसे वेजेस ले रहे हैं या सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, तो इन सर्विसेज को सप्लाई के स्कोप से बाहर रखा गया है। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है सर्विसेज बाय अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल अंडर एनी लॉ, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, या एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गया, कोई कोर्ट हो गया। ठीक है, कंपनीज का कोर्ट। तो ये सारे के ये जो कोर्ट ट्रिब्यूनल जो भी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, ये किसी ना किसी लॉ के, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है आईपीसी के अकॉर्डिंग अपना सर्विस रेंडर कर रहे हैं, तो इसको भी हम सर्विसेज के अंडर में नहीं रखेंगे, सप्लाई के अंडर में नहीं रखेंगे। ठीक है, मतलब ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ना ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा है द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए। ठीक है, यानी कि जो हमारे एमपी एमएलए वगैरह हैं, ठीक है, ये जो भी फंक्शंस, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्योंकि ये वैसे तो ये होती समाज सेवा है, ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिशियन में आ जाता है, इसलिए ये जो भी फंक्शंस कर रहे हैं एमपी एमएलए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए, देश के लिए, ठीक है, तो ये सर्विसेज सप्लाई के स्कोप से बाहर रखी गई है। उसके बाद सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल और मॉर्चरी। ठीक है, मतलब कि अगर कोई पर्सन कुछ ऐसी सर्विसेज दे रहा है या कोई इंस्टीट्यूशन ऐसी सर्विसेज दे रहा है जिसमें कि किसी डेड बॉडी को उसका संस्कार वगैरह हो रहा हो या उसको दफनाया जा रहा हो, मतलब वो वाली सर्विसेज वो जो है प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे मॉर्चरी होगी। ठीक है, तो ये सर्विसेज भी सप्लाई के स्कोप से बाहर रखी गई है। फिर है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, कैपिटल एसेट है, तो लैंड और बिल्डिंग का जो सेल है वो भी सप्लाई के स्कोप से बाहर रखा गया है। फिर है एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, वो क्लेम्स जिन पर की कोर्ट से एक्शन लिया जा सकता है, इसलिए इनको एक्शनेबल क्लेम कहा गया है। एक्सेप्ट लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इनको छोड़कर बाकी जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं, जैसे बिल रिसीवर्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे सप्लाई के स्कोप से बाहर रखे गए हैं। तो ये नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई है बेटा। ठीक है, तो ये था मीनिंग ऑफ सप्लाई, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होती हैं वो लिस्ट ये है, और ये है एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई, यानी कि नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई है। तो कौन कौन सी जो हमने एक्टिविटीज हैं वो सप्लाई के स्कोप से बाहर रखी है। ठीक है, तो ये आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। अब आ जाओ बेटा टाइप्स ऑफ सप्लाई, क्योंकि जीएसटी है, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट आपको सबसे पहले मैंने यही बता ही दिया है कि जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है, यानी कि वो पॉइंट क्या है जिसके बेस पर हम उन गुड्स या उन सर्विसेज पे हम जो है टैक्स लगा रहे हैं या लेवी कर रहे हैं, तो वो है सप्लाई। तो ये सप्लाई भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन, यानी लोकेशन के बेस पर। ठीक है, लोकेशन के बेस पर जो हमारी सप्लाई होती है वो 3 टाइप्स की होती है। इंट्रा स्टेट सप्लाई। देखो इंट्रा स्टेट, इंट्रा का मतलब विद इन द स्टेट या विद इन द यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो अगर कोई असेसी अपने गुड्स को या अपनी सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है विद इन द स्टेट, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर, ठीक है ना, जैसे पंजाब का हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर पंजाब का कोई असेसी है, ठीक है, और वो बरनाला से गुड्स को जो है सप्लाई कर रहा है या सर्विस रेंडर कर रहा है, और वो कर रहा है अमृतसर में, ठीक है, और अमृतसर के
बाद वो गुड्स आगे जा रही हैं मोगा में, मोगा के बाद वो गुड्स आगे जा रही हैं, सप्लाई हो रही हैं पटियाला, पटियाला से आगे चंडीगढ़, ठीक है चंडीगढ़ तो यूटी आया, चंडीगढ़ नहीं, पटियाला से वो आगे जा रही हैं नवा शहर वगैरह, किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट के अंदर, समझ रहे हो ना कि एक स्टेट के अंदर वो डिफरेंट सिटीज में जो है सप्लाई हो रही है वो गुड्स, तो उन गुड्स की जो सप्लाई होगी उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। समझ गए आप लोग? इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द सेम स्टेट, यानी कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है एक ही स्टेट के अंदर ही अंदर, समझ रहे हो ना, एक सिटी से दूसरी सिटी, बट वो स्टेट को क्रॉस नहीं कर रही है, तो उन सप्लाई को हम क्या कहेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। ऐसे ही सेकेंड नंबर पे हमारी आती है इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई मीन्स आउटसाइड द स्टेट, यानी कि नेशनल लेवल पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, यानी कि स्टेट के बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड सप्लाई हो रही है, सर्विसेज स्टैंडर्ड हो रही हैं, या फिर एक यूटी से दूसरे स्टेट में हो रही हैं, या एक यूटी से दूसरी यूटी में हो रही हैं, या फिर एक स्टेट से दूसरी यूटी में हो रही है, यानी कि विद इन द स्टेट नहीं बल्कि इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। तो जो हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, यहाँ पे हमारे दो जीएसटी लागू होंगे, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एसजीएसटी, ठीक है। कौन से लेवल पे? इंट्रा स्टेट लेवल पे। यहाँ पे दोनों 50-50% जितना भी जीएसटी बनता है उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा एंड 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास वो जीएसटी जाएगा, ठीक है। अगर इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक यूटी से दूसरी यूटी में अगर गुड्स की सप्लाई हो रही है तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई देंगे, और इस पे जो हमारा जीएसटी लागू होगा वो होगा आईजीएसटी, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जो है लेवी करेगी, वो इसको कलेक्ट करेगी। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ऐसे ही टेरिटोरियल वाटर सप्लाई, ये जितना भी अपने किसी कंट्री का जितना भी वाटर यानी कि समुद्र की जो सीमा होती है उसमें जितना भी गुड्स एंड सर्विस सप्लाई हो रही है वो सारी टेरिटोरियल वाटर सप्लाई होंगी। इस पे भी आईजीएसटी ही लगेगा और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी, ठीक है बेटा। तो बेस्ड ऑन लोकेशन आपको पता लग गया कि सप्लाई कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है इंट्रा स्टेट सप्लाई, और इस पे 2 टाइप के हमारे जीएसटी लागू होते हैं। फर्स्ट है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल जीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा है एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस पे 2 टैक्स लागू होते हैं और दोनों ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 50-50% इसको जो है आपस में शेयर कर लेती है। फिर है इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जो है कवर करती है, कलेक्ट करती है, और इस टैक्स का नाम है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको कलेक्ट करेगी। थर्ड हमारा है टेरिटोरियल वाटर सप्लाई, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है वो किसी समुद्री सीमा के भीतर हो रही है, समुद्र का वाटर जो है, ठीक है। यानी कि वाटर यानी कि बाय शिप उसकी जो है सप्लाई हो रही है, तो उस पर आईजीएसटी लागू होगा और इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको कलेक्ट करेगी। तो ये थी हमारी बेस्ड ऑन लोकेशन सप्लाई। अब हमारा आता है बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन के बेस पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी आती है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मतलब जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल गुड्स या सर्विसेज की जो है आपस में सप्लाई की जा रही है। तो देखो कंसिस्टिंग 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज की जो है सप्लाई हो रही है, विच आर नेचुरली बंडल्ड, और ये जो गुड्स हैं, ये जो सर्विसेज हैं, ये नेचुरली बंडल्ड है, मतलब इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई, और उन दोनों या उन 2 या 2 से ज्यादा जितनी भी वो सप्लाईज हैं उनमें से जो एक है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, यानी कि उस पे ज्यादा रेट से जीएसटी यहाँ पे हम लागू करते हैं, ठीक है।
तो कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाईज या दो या दो से ज्यादा गुड्स की अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, उनमें से एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब उनमें से एक मेन गुड्स है और बाकी जो है सब्सिडरी गुड्स है। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेंगे। और सबसे बड़ी पहचान क्या है कि ये आपस में नेचुरली बंडल्ड होते हैं, यानी कि बिना इनको बंडल किए हम सेल नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनकी इंडिविजुअल सेल नहीं कर सकते हैं, हम सेपरेटली सेल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, X सप्लाईज ऑन एन AC, X ने एक AC सप्लाई किया विद ट्रांसपोर्टेशन। अब X जो है उस AC को जब सेल करेगा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी सेल करेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी वो देता है अपने कस्टमर को। ठीक है, X क्या है, शॉपकीपर है और उसने क्या किया कि एक AC को उसने सप्लाई किया है। अब AC जो भेजेगा तो उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी वो खुद ही पे कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन तो होगी सर्विसेज और AC हो गया गुड्स, समझ गए ना, ये आ गया, ये हो गई गुड्स की सप्लाई और ये हो गई सर्विसेज की सप्लाई, क्योंकि सर्विसेज रेंडर कर रहा है, वो किसी ना किसी व्हीकल में उसको डाल के लेके जाएगा और वो जो है वो अपने कस्टमर के घर पे उसको पहुंचा के आएगा। इट मीन्स वो गुड्स भी दे रहा है एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी दे रहा है, तो सर्विसेज भी एंड गुड्स भी। तो ये होगी एक कंपोजिट सप्लाई और इसमें से मेन प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, AC की है, क्योंकि बिना AC के तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या करेगा वो, समझ रहे हो ना। तो इसमें AC प्रिंसिपल सप्लाई है। तो then it is considered as supply of AC and taxable according to AC tax rate। तो इसको हम ये मानेंगे कि AC ही सप्लाई हुआ है, हम ये नहीं कहेंगे भाई सर्विसेज भी सप्लाई हुई हैं, हालांकि दोनों इकट्ठी हुई हैं, इसको ही कंपोजिट सप्लाई कहा जाता है। तो कंपोजिट सप्लाई पर जो टैक्स लगेगा वो जो मेन जो प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। माना कि AC पे जो हमारा टैक्स रेट है वो है GST का 18%। माना AC पे हम जो है GST के रेट से 18% और जो ये सर्विसेज हैं इस सर्विसेज पे है ओनली कितना 12%। ठीक है, तो इनमें से प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, AC है और इसके रेट भी ज्यादा है, तो हम इसी के रेट के अकॉर्डिंग इस पे जो है टैक्स इसको लगाएंगे। तो टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी इसकी, टैक्स रेट ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई, यानी कि प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग जो रेट बनेगा वही इस पूरे AC एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों की सप्लाई पे 18% रेट के अकॉर्डिंग इस X को, ये जो सप्लायर है हमारा X, इस X को टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ गए, ये था कॉन्सेप्ट हमारा कंपोजिट सप्लाई का। तो कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं और जो कि नेचुरली बंडल्ड होती हैं। ठीक है, और उनमें से एक प्रिंसिपल यानी कि मेन सप्लाई होती है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि एक AC है और AC के साथ ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहा है वो, यानी सर्विसेज भी दे रहा है, गुड्स भी दे रहा है और इनमें से प्रिंसिपल कौन है, AC है। तो AC के अकॉर्डिंग इसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, समझिए। तो ये होता है कंपोजिट सप्लाई। तो बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन फर्स्ट हमारी सप्लाई थी कंपोजिट सप्लाई और बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ही हमारी दूसरी सप्लाई है मिक्स सप्लाई। देखो, मिक्स सप्लाई वो सप्लाई होती है जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, मतलब कि इट मीन्स 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। इसमें भी 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई होते हैं, इसमें भी 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई होती हैं। बट इसकी पहचान क्या है कि दीज आर नॉट बंडल्ड नेचुरली, ये आपस में बंडल्ड भी होते हैं, मतलब इनको सेपरेट सेल किया जा सकता है, समझ रहे हो। तो ये इसकी पहचान क्या है कि ये नेचुरली बंडल्ड नहीं होते हैं और कंपोजिट सप्लाई जो है वो नेचुरली बंडल्ड होते हैं। ठीक है, विच आर नेचुरली बंडल्ड। देखो, ये आपस में बंडल्ड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, ये बंडल्ड नहीं होते हैं। तो इसकी पहचान ये है। और दूसरी पहचान ये भी कि इसमें जो कंपोजिट सप्लाई होती है उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है, लेकिन मिक्स सप्लाई में ऐसा नहीं है कि भाई जो 2-3 या 2 से ज्यादा जो भी गुड्स सप्लाई हो रही है उनमें से कोई एक प्रिंसिपल हो, ऐसा नहीं है। तीनों ही प्रिंसिपल हो सकती हैं, तीनों ही मेन हो सकती हैं या दोनों ही मेन हो सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि
कि ये चीजें नेचुरली बंडल्ड नहीं होती हैं, और ये जो सप्लाई होती है इसमें जो गुड्स वगैरह हम ले रहे हैं या सप्लाई ले रहे हैं वो नेचुरली बंडल्ड होती हैं, और उनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, शॉपकीपर सेल स्टोरेज वाटर बॉटल। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं कि एक जो शॉपकीपर है वो सप्लायर है, ठीक है, वो सेल करता है स्टोरेज वाटर बॉटल्स को अलोंग विद रेफ्रिजरेटर, यानी कि वो फ्रिज भी सेल कर रहा है और वो बॉटल्स भी सेल कर रहा है, वाटर बॉटल। ठीक है, तो बॉटल एंड फ्रिज कैन इजीली बी प्राइस्ड, तो दोनों की प्राइसिंग अलग अलग कर सकते हैं, एंड इजीली सोल्ड इंडिपेंडेंटली, और दोनों को अलग अलग भी सेल कर सकते हैं। वो चाहे तो वाटर बॉटल सेल ना करे और चाहे तो वो इसको इकट्ठे दोनों को रेफ्रिजरेटर और वाटर बॉटल दोनों को इकट्ठे सेल कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो इनको अलग भी सेल कर सकता है और इनको जो है इकट्ठे भी सेल कर सकता है। ठीक है, लेकिन कंपोजिट सप्लाई में क्या डिफरेंस था कि एसी को उसकी ट्रांसपोर्टेशन से वो अलग नहीं कर सकता था, तो ये नेचुरली बंडल्ड थे, लेकिन ये चीज नेचुरली बंडल्ड नहीं है। भाई एक कस्टमर है, कस्टमर की मर्जी है कि वो वाटर बॉटल खरीदे या फ्रिज खरीदे या दोनों चीजों को इकट्ठे खरीद ले। ठीक है, तो ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। यही फर्क है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में। तो बॉटल्स एंड फ्रिज कैन इजीली बी प्राइस्ड, दोनों को अलग अलग प्राइसिंग की जा सकती है, एंड दोनों को इंडिपेंडेंटली सेल भी किया जा सकता है, एंड आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। तो यहाँ पे हमको फर्क पता लग जाता है कि ये दोनों नेचुरली बंडल्ड नहीं है। हालांकि देखो, अगर हम लोग फ्रिज खरीद के लेके आते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम शॉपकीपर से कहेंगे भाई हमको बॉटल भी दो, क्योंकि बॉटल उसके साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये नेचुरली बंडल्ड नहीं होती है। तो देखो बेटा, इनकी टैक्स लायबिलिटी कैसे बनेगी, इनकी टैक्स लायबिलिटी कैसे बनेगी? मिक्स सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट टैक्स रेट। देखो, ठीक है, जैसे एसी क्या है, फ्रिज और वाटर बॉटल, 100% ये है कि दोनों में से रेफ्रिजरेटर पे टैक्स लायबिलिटी जिसका जीएसटी रेट ज्यादा होगा, माना इसका 18% है, ठीक है, और वाटर बॉटल का ओनली 6% जीएसटी है। तो ये भी मेन है, वो भी मेन है, ना वो मतलब कि ये प्रिंसिपल है तो ये भी प्रिंसिपल है, दोनों की से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की सेल अलग अलग की जा सकती है। ठीक है, दोनों की प्राइसिंग भी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज इकट्ठे, यानी कि ये दोनों की मिक्स सप्लाई कर रहा है, यानी कि दोनों इकट्ठे दे रहा है, तो दोनों पे 18% रेट, यानी कि हाईएस्ट जो जीएसटी रेट अट्रैक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको जो है टैक्स लायबिलिटी इसकी फिक्स की जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल एक और मैंने यहाँ पे ले रखा है कि माना कि टूथपेस्ट भी वो सप्लाई कर रहा है सप्लायर जिसपे कि 18% टैक्स रेट है, और फ्रूट जूस भी वो सेल कर रहा है 12% उस पर जीएसटी रेट है। ठीक है, अगर ये दोनों इकट्ठे सेल किए जा रहे हैं, ठीक है, तो इस पे जो टोटल टैक्स लायबिलिटी लगेगी 18% लगेगी। बेशक ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है, लेकिन जिसपे जीएसटी का रेट ज्यादा होगा वही रेट इस मिक्स सप्लाई पे लगेगा। मिक्स सप्लाई का मतलब जो इकट्ठे जा रहे हैं, नेचुरली बंडल नहीं है लेकिन इकट्ठे उनका सप्लाई हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन। अब है हमारा थर्ड टाइप की हमारी जो सप्लाई की टाइप्स आती है वो है बेस्ड ऑन रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट के बेस पर, यानी कि जो रिसीव कर रहा है, तो देखो रेसिपिएंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट है इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड का मतलब जिसको हम खरीद के लेके आ रहे हैं, यानी कि रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज की रिसीप्ट हो रही है तो उसको बोलेंगे इनवर्ड सप्लाई, क्योंकि वो बिजनेस के अंदर वो गुड्स आ रही है। एग्जांपल परचेज, एक्विजिशन विद और विदाउट पीसी। पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन। अगर असेसी किसी गुड्स को किन्हीं सर्विसेज को खरीद के लेके आ रहा है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, तो चाहे उसकी परचेज प्राइस दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है, चाहे वो उसको जो है एक्विजिशन यानी कि गिफ्ट वगैरह में मिल रही है, उसको समझ रहे हो ना, गिफ्ट में, विल में, अगर उसको गुड्स वगैरह मिल रही है तो वो इनवर्ड सप्लाई मानी जाएगी, चाहे उसने उसका परचेज कंसिडरेशन दिया है चाहे नहीं दिया है। पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन, तो ये इसको हम बोलेंगे इनवर्ड सप्लाई। इसमें भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल होगी, इस पे टैक्स लगेगा।
उसके बाद ऐसे ही है हमारा सेकंड पॉइंट, आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई बिजनेस से बाहर जा रही है, मतलब सेल्स। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज यानी कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल्स, लीज एक्सेट्रा, ये सारी की सारी सप्लाई हमारी बिजनेस से बाहर जा रही है, इसलिए ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई होगी। ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा इसके आगे जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ सप्लाई है वो है बेस्ड ऑन टैक्स ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी कि टैक्स ट्रीटमेंट के बेस्ड पर हम सप्लाई को 4 टाइप्स की हमारी सप्लाई हो सकती है। फर्स्ट है एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट का मतलब जिसपे नील रेट से यानी 0 रेट से इस पे टैक्स लगता ही नहीं है, नील टैक्स रेट। ठीक है, तो देखो ये जो सप्लाईज होती है इसमें वो गुड्स और वो उन सर्विसेज की सप्लाई इसमें इंक्लूड होती है जिनपे की नील टैक्स रेट लागू होता है, यानी कि 0 है ना हमारा। 0 क्या क्या है हमारे, 0% है, ठीक है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। ठीक है, ये हमारे जीएसटी के रेट्स हैं। तो इसमें से जो ये 0% वाली है ये हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, इस पे कोई भी टैक्स लागू नहीं होता है। ठीक है, यानी कि दीज आर ओनली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इन पे कोई भी टैक्स लागू नहीं होता, ये बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट होते हैं। एंड इसमें जितने भी है वो नॉन टैक्सेबल गुड्स होती हैं, इसलिए असेसी को इन पर टैक्स पे करने की कोई भी नीड नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं। तो जो असेसी एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना भी जरूरी नहीं होता है, वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। एंड उसके लिए जो उसको टैक्स पे करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, सेकंड नंबर की हमारी जो सप्लाई है वो है 0 रेटेड सप्लाई। 0 रेटेड का मतलब 0% नहीं है, ये 0% नहीं है क्योंकि 0% तो यहाँ पे कवर हो चुकी है। 0 रेटेड का मतलब इसमें उन गुड्स और उन सप्लाईज की उन सर्विसेज की सप्लाई है जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर के द्वारा की जा रही है। देखो, अगर असेसी किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज का फुल फॉर्म होता है ये, ठीक है, सेज का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अगर असेसी किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर को गुड्स की सप्लाई कर रहा है या किसी सेज यूनिट को, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो एंटिटी जो कि सेज है, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ट्रेडिंग कर रही है। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन से जोन होते हैं, वो एरिया होते हैं जहां पर एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग बिल्कुल ही टैक्स फ्री होती है। इसीलिए यहाँ पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जा रही है वो 0 रेटेड होती है, उस पर कोई टैक्स लागू नहीं होता है। समझ गए? स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब वो जोन, वो एरिया जहाँ पे ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री होती है। तो हर एक कंट्री अपने यहाँ कुछ ऐसे एरियाज एस्टेब्लिश करती है जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं, जिनपे की इकोनॉमिक का मतलब जो सस्ते होते हैं, जिन ट्रेडिंग पे बिल्कुल भी टैक्स लागू नहीं होता है, ना इंपोर्ट पे ना एक्सपोर्ट पे, और स्पेशली ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो किसी सेज डेवलपर को या किसी सेज यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन को अगर गुड्स की या सर्विसेज सप्लाई की जा रही है तो 0 रेटेड होगी, उस पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हमारा आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो ये नॉन टैक्सेबल का मतलब ये वो सप्लाई होती है जिसपे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होता है, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहलिक लिक्वायर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, यानी कि शराब को अगर सप्लाई किया जा रहा है तो वो भी अभी जीएसटी के स्कोप से बाहर है। क्रूड पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोल, ठीक है, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल,
एविएशन टरबाइन फ्यूल का मतलब जो फ्यूल एरोप्लेन्स वगैरह में यानी कि एविएशन में यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इन पे ये जितनी भी सप्लाईज हैं ये अभी नॉन टैक्सेबल हैं, गवर्नमेंट ने इनको अभी तक जीएसटी के स्कोप से बाहर ही रखा है, समझ गए। फिर हमारा आता है लास्ट पॉइंट, टैक्सेबल सप्लाई। तो टैक्सेबल सप्लाई वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई है जिन पे की इन सारे रेट से टैक्स लागू होता है, ठीक है। तो भाई मैं होप करती हूँ कि आपका ये जो सप्लाई का जो भी टॉपिक है इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स थी, जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। और इनमें से एक तो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बीकॉम वालों के लिए और 3 मार्क्स का तो इसमें 100% आएगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी करना, नोट्स बनाना इसके, बाकी अगली वीडियो में बताऊंगी।